नमस्कार। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। कहा भी जाता है कभी कभी अंधे के हाथ बटेर वाली कहावत सही भी हो जाती है। ऐसी ही एक घटना है जो आपके सामने लेके आया हूं। ये घटना है अक्टूबर 2014 की, पंजाब नेशनल बैंक गोहना ब्रांच सोनीपत हरियाणा से। दिल्ली से पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। सोमवार का दिन है, दिवाली के बाद की बात है। ये सोमवार का दिन था। नॉर्मली जैसे बैंक खुलता है। सभी स्टाफ अपने अपने जगह पे पहुंचते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। बैंक मैनेजर देवेंद्र मलिक भी आते हैं। रूटीन चेक के अनुसार सब कुछ चेक करने के बाद पावर रूम, स्ट्रॉन्ग रूम की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्मली जैसे सिस्टम था उनका, खुलता है ताला वगैरह। अंदर घुसते हैं तो पसीना छूट जाता है। वजह जहां भी नजर जा रही थी लॉकर टूटे पड़े थे। दौड़ के स्ट्रांग रूम देखते हैं जो कैसों से भरा होता है, वहां कुछ भी नहीं था। जाहिर सी बात है, दिवाली के बाद फ्राइडे सैटरडे पड़ा जिसमें बैंक खुला था, तब नॉर्मल था। मात्र संडे भर की छुट्टी में इतने बड़ा हादसा झकझोर के रख देता है। आनंद फानन में जल्द ही पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस भी पहुंचती है। इस दरमियान जो बैंक मैनेजर थे देवेंद्र मलिक जी, उनकी निगाह पड़ती है एक अलमारी से सटे गड्ढे पे, तकरीबन जो 2.5 फीट साइज का था। वहां जब जाके देखते हैं तो गहराई लगभग 7 फीट समझ में आती है, जो बाद में कंफर्म भी की गई। पुलिस आती है, चारों तरफ जांच करती है, पूछताछ करती है। उसके बाद बड़ी हिम्मत जुटा के उस सुरंग में, जो लगभग 2.5 फीट होती है, हिम्मत जुटा के घुसते हैं। अब 2.5 फीट की सुरंग में चलना तो आसान नहीं है, बावजूद इसके इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना वास्तव में एक अपने आप में आश्चर्य है। तकरीबन 125 फीट की सुरंग, बैंक से घुसते हैं, उधर दूसरे तरफ एक घर में निकलते हैं जो बंद रहता है। अब उस घर में चारों तरफ जो सुरंग से मिट्टी, जो मलबा निकला हुआ था, वो बिखरा हुआ था। उस कमरे में, उसके आसपास, वहां कुछ बीड़ी के बंडल, कुछ 7-8 कट्टे यानी जो बोरियां होती हैं शायद, जिससे मिट्टी इन्होंने कलेक्ट की थी, या शायद लूट में जो इस्तेमाल हुआ था। छानबीन होती है, वहां निकलते हैं, वहां आसपास देखते हैं घर बंद पड़ा हुआ है। किचन से महसूस या ये समझिए इन्वेस्टिगेट किया जाता है, शायद यहां से दरवाजा तोड़ के लोग अंदर घुसे थे, वहां नई प्लाई का होना। अब पुलिस छानबीन शुरू करती है। इधर दूसरी तरफ ये खबर बाहर पब्लिक में आ जाती है, पब्लिक पैनिक। बैंक ने तकरीबन 26-27 अक्टूबर की बात है, बैंक ने जब पूरी लिस्ट जनरेट की तो तकरीबन 86 लोगों के लाकर तोड़े गए थे। अब पब्लिक पैनिक, हंगामा शुरू, धरना शुरू, चक्का जाम शुरू। पुलिस इधर परेशान। ये इतना तेज घट रहा था कि इसको कंट्रोल करना या इस पे काबू पाना आसान नहीं हो रहा था। सोमवार का दिन किसी तरह से बीतता है। लोग पैनिक, चारों तरफ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। पूरा बैंक स्टाफ परेशान कि अचानक ऐसा कैसे हो सकता है। इधर पुलिस जांच में जुटती है। 1-2 दिन में ही तात्कालिक पुलिस महानिदेशक जो हैं एसएन वनिष्ठ जी, उन्होंने 10 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया और बाकायदे बैंक मैनेजर से इस चीज की जानकारी भी मांगी कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ लूट हुई है। उसमें से भी संदिग्धों को लुटाया गया, उनसे इंक्वायरी की गई, जो उस समय सैटरडे या फ्राइडे के आसपास बैंक में आते जाते रहते थे। सीसीटीवी खंगाले गए। अब इसमें जो एक नेगेटिव पॉइंट था, ये था कि जो पावर रूम था, जो स्ट्रॉन्ग रूम था, उसमें सीसीटीवी की व्यवस्था नहीं थी, या समझे सीसीटीवी का फुटेज नहीं था। पहली चूक। दूसरी चूक, इन 3-4 दिनों में इतना तो आइडिया लग गया था कि जो भी लॉकर तोड़े गए थे, जिनका सीरीज कुछ इस तरह था, 181 से 270, यानी 181 से 270,
अब ये जो लॉकर थे ये पूंजीपतियों के थे, बाकी के 270 लॉकर थे उनसे कोई छेड़खानी नहीं की गई। अंदाजा लगाया गया तकरीबन 100 करोड़ का हिसाब निकला। कोई मामूली रकम नहीं थी, या ये समझिए हरियाणा के इतिहास में ये एक नया काला पन्ना जुड़ गया था कि लॉकर से 100 करोड़ का जो हिसाब होता है उड़ाया गया, जिसमें गहने भी थे, कैश भी था, कुछ पेपर्स भी थे। पुलिस एक तरफ 10 लाख का इनाम भी घोषित कर चुकती है, इधर लगातार आसपास के रेडी वाले, बैंक के आसपास के लोगों, दुकानदारों, उनसे पूछताछ करती है, उनको भी घेरे में लेती है। उधर 3-4 दिन बाद पुलिस के पास एक कॉल आता है, ये इनाम घोषित होने के बाद, कि सर आप जिसको ढूंढ रहे हो ना वो हमारे गांव में है। गांव था गोहना से 5 किलोमीटर दूर, गांव का नाम है कटवाल। अब वहां 2 लोगों का शिनाख्त किया जाता है, 2 लोगों की पहचान दी जाती है। पुलिस वहां पहुंचती है, 2 लोग जो उन्हें मिलते हैं उनको उठाती है, लेके आती है। अब इन 2 लोगों को किस बेस पे गिरफ्तार किया गया और किस बेस पे सामने वाले ने फोन किया था, तो घटना का जिक्र कुछ ऐसा है कि ये लोग नशे में कहीं लोगों के बीच बैठे थे और वहां इन्होंने बड़बोलेपन में या नशे में डींगे हाँकने के चक्कर में घेरे में आ गए थे। पुलिस पूछती है, शुरुआती दौर वही नॉर्मल, कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ जानकारी नहीं। जब पुलिस अंदाज में पूछताछ शुरू होती है, सब कुछ सामने आ जाता है। जिन 2 लोगों को गिरफ्तार करती है उनमें से एक बढ़ई और दूसरा बेरोजगार। अब और जब जानकारी निकलती है तो पता चलता है इस घटना का जो मास्टरमाइंड है ये उसी घर का मालिक है जिसका नाम महिपाल है, और जो दूसरा है वो सतीश है। एक और शख्स का इसमें नाम था राजेश, यानी टोटल सुरेंद्र, बलराज, राजेश, सतीश, महिपाल मास्टरमाइंड, ये 5 लोग। धीरे धीरे गुत्थी जब सामने आई तो इसमें 7 से 9 लोगों की बात आई, जिक्र हुआ। अब महिपाल से जब इसकी पूछताछ की गई तो महिपाल एक दिन कार में ही अपने सुसाइड कर लेता है, किसी जहर या पॉइजन का इस्तेमाल करके। अब धीरे धीरे शिकंजा कसता है और ये सारे लोगों से इंक्वायरी शुरू होती है। तो जो घटनाक्रम निकलता है वो इस तरह निकलता है कि महिपाल जो है वो प्रॉपर्टी डीलर था, लगातार झेल रहे नुकसान को रिकवरी में बदलने के लिए, प्रॉफिट में बदलने के लिए उन्होंने इस वाकया को अंजाम दिया था। महिपाल का बंद घर इसका केंद्र था, जहां महिपाल और उसका साला सतीश दोनों ने मिलकर इसकी ताना बाना करी, इसका ताना बाना बुना। दोनों लोगों ने अपने दोस्तों को भी इकट्ठा किया, उसमें से एक और था जो वो प्रॉपर्टी डीलर ही था, जो सतीश की पहचान का था। तो 3 वो और 2 गांव के लोग, यानी एक तरह से किसान कह लीजिए, या शायद और किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए, ये 5 लोग मिलके लगभग 40 दिन में बारी बारी से उस गड्ढे को खोदते और वापस चुपचाप वहां से चले जाते। लेकिन गड्ढा जो खोदने का समय था वो भी निर्धारित था, 2 से 2.5 घंटे गड्ढे को खोदते, उसके बाद उसको छोड़ देते। गड्ढे खोदने के टाइम में ये इस चीज का भी ध्यान रखते कि जो टेलीफोन लाइन वहां से निकली है, जो सीवर लाइन निकली है, या जो पानी की पाइपें निकली हैं, उनको तकलीफ ना हो, उनको कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर उनको नुकसान हुआ तो जाहिर सी बात है इंक्वायरी होगी, जांच होगी और ये पकड़े जाएंगे। अब ये 5 जो थे, ये 5 के 5 अनाड़ी थे और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देते हैं। अब ये उस सुरंग के माध्यम से बाकायदे सैटरडे को 4 बजे बैंक बंद होता है। ये इनको बाकायदे पूरी जानकारी थी, इन्होंने रेकी की थी, और जो बैंक का नोटिस बोर्ड होता है इसमें ये चीज मेंशन भी होती है कि बैंक कब खुलेगा, कब बंद होगा। जो गार्ड जो होता है स्ट्रांग रूम में होता है ना, वो बाहर होता है। अब जो समय था इन्होंने बाकायदे वहां से निकाला, और इसमें पकड़े जाने की जो और भी चीजें सामने आई हैं वो ये है कि एक तो वो जो इन्होंने रसोई से तोड़ के प्लाई
अंदर के लिए रास्ता बनाया था, वो प्लाई जहां से खरीदी थी उस प्लाई दुकानदार ने इनका लोकेशन दे दिया था। दूसरा, जो चोरी की अंगूठी थी, गहने जो थे उनमें से एक अंगूठी भी थी, उसको भी लेके जाते हैं बेचने, वहां सुनार ने इनको इन्फॉर्मेशन दे दी थी। और भी ऐसी बहुत सी सारी चीजें हैं जो चार्जशीट में मेंशन है। तकरीबन 38 किलो सोना और चांदी खेतों, भट्टियों, घरों से निकाला गया और 60,000 रुपए कैश। अब इतना तो 100 करोड़ का हिसाब किताब नहीं होता, इसमें और भी चीजें हैं जो मिसिंग हैं। सारे के सारे पकड़े जाते हैं और महज 3 से 4 दिन के अंदर, महज 3 से 4 दिन के अंदर, सिर्फ एक बड़ बोलेपन की वजह से। अब इसमें जो शक की सुइयां घूमती हैं, हालांकि पब्लिक की ऑफेंस की तरफ से ऑलरेडी महाप्रबंधक, उप प्रबंधक और बैंक मैनेजर के ऊपर FIR 420 के तहत और भी बहुत सारे मुकदमे दायर कर दिए जाते हैं। अब इसमें जो सोचने वाली बात थी, ये 125 मीटर की सुरंग, 40 दिन का समय और डायरेक्ट बैंक का जो स्ट्रांग रूम है, जो पावर रूम है, वहां एंट्री करते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन में एंट्री करते हैं, उन्हीं लॉकरों को शिकार करते हैं जिनमें गहने, जेवरात और नकदी थी। पॉइंट 2, ऐसी कौन सी चीजें इस्तेमाल थी उस फर्श को बनाने में जो इतनी आसानी से टूट गई। RBI गाइडलाइंस में बहुत सारी चीजें होती हैं, स्टील प्लेट्स वगैरह होती हैं, सरिया और बहुत सारे मटेरियल यूज होते हैं जिनकी वजह से आसानी से इनको काटा नहीं जा सकता। बावजूद इसके अनप्रोफेशनल लोग एक बैंक के स्ट्रांग रूम में एंट्री कर जाते हैं। तीसरा, 181 to 270, 181 से 270 नंबर के लॉकरों को ही शिकार करना, जिनमें सबसे ज्यादा नकदी और जेवरात थे, बाकियों को इन्होंने छुआ तक नहीं। आसानी से लेके वापस आ जाते हैं, CCTV का ना होना, ये सब शक की सुइयां बैंक प्रबंधन के ऊपर भी घुमाती है। ये चोरी दिवाली की छुट्टी पे भी कर सकते थे, बावजूद इसके इन्होंने सैटरडे से संडे का समय दिया, यानी 36 घंटे में इन्होंने तकरीबन 100 करोड़ की चोरी की और गायब हो गए। आपने भी ऐसे किसी बैंक में या ऐसी किसी व्यवस्था में अपनी नकदी, अपने जेवरात, अपने कागजात रखे होंगे, तो जाहिर सी बात है वेरीफाई तो किया ही होगा। अगर नहीं किया है तो एक बार जरूर करिएगा, क्योंकि अनाड़ी भी कभी कभी शिकार कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।